भवन में बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने मोदी के नाम का प्रस्ताव किया, जिसका सभी सांसदों ने समर्थन किया। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया। मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा, नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। और इसलिए बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता। बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। कृपा तो पार्टी ने की है कि इस मां की सेवा करने का मुझे अवसर दिया है। तो संसद के सेंट्रल हॉल में संसदीय दल की हुई बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम पर सभी नेताओं ने मुहर लगा दी। पीएम पद के लिए नाम पर मुहर लगने के बाद नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में अपने संबोधन में कहा कि मैं बीजेपी का काफी आभारी हूं, जिन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया। उन्होंने कहा कि जैसे भारत मेरी माता है, वैसे ही बीजेपी भी मेरी मां है। ये कहते हुए नरेंद्र मोदी रो पड़े। मोदी ने कहा कि आजाद भारत में जन्मे किसी शख्सियत के नेतृत्व में पहली बार सरकार बनेगी। अपने संबोधन के दौरान नरेंद्र मोदी काफी भावुक हो गए। मोदी आडवाणी की तरफ से इस्तेमाल किए गए कृपा शब्द को लेकर मंच पर ही रो पड़े और फिर अपने को संभालते हुए मोदी ने कहा कि मैं शुरू से ही आशावादी हूं, इसीलिए मेरी सोच ये नहीं है कि गिलास भरा है या फिर खाली है, बल्कि मैं ये मानता हूं कि पानी का गिलास आधा भरा है और आधा पानी से भरा हुआ है और बल्कि बाकी आधा हवा से भरा हुआ है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले आडवाणी रो पड़े, उन्होंने संसदीय इतिहास को याद करते हुए उनके आंसू निकल आए लालकृष्ण आडवाणी के। उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में रो पड़े और जैसे ही नरेंद्र मोदी रोए, वैसे ही रविशंकर प्रसाद सहित और भी बीजेपी नेताओं के आंसू निकल पड़े। संसद के सेंट्रल हॉल में आज नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। इससे पहले जब संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे नरेंद्र मोदी, देखिए किस तरह से संसद भवन के एंट्री गेट पर उन्होंने मत्था टेका, उसके बाद फिर आगे बढ़े। और जिस वक्त नरेंद्र मोदी अंदर पहुंचे, उसके बाद राजनाथ सिंह ने यह बताया कि नरेंद्र मोदी से मैंने पूछा कि क्या इससे पहले कभी केंद्रीय कक्ष में आप आए हैं, केंद्रीय सभागार में आप आए हैं? तो नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, मुख्यमंत्री रहते हुए भी नहीं आया, एनडीए के शासन के दौरान भी मैं कभी नहीं आया और पहली बार आया हूं तो प्रधानमंत्री के तौर पर ही आया, पीएम डेजिग्नेट के तौर पर आया। सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है। देश के कोटि कोटि युवकों को समर्पित है और मान सम्मान के लिए तरसती हमारी मां बहनों के लिए समर्पित है। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये सरकार उनके लिए है
और इसलिए हम सबकी प्राथमिकता उनकी आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हो, यही हमारा प्रयास रहेगा। राजनाथ सिंह ने बिल्कुल ठीक बात कही थी कि भारत की राजनीति में एक युगांतकारी क्षण है। युगांतकारी क्षण इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी वो नेता है जो असेंबली में गए तो सीएम बन करके गए, पार्लियामेंट में पहुंचे तो पीएम बन करके गए, और मत्था जिस वक्त में टेका वो वाकई में देखने लायक तस्वीरें थी। आप देख सकते हैं मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, वो पैनल जिसने हिंदुस्तान की राजनीति को दशकों दशक से देखा है। मेरे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया मेरे साथ में मौजूद हैं। इसके अलावा अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार, प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास आते हुए आज की तस्वीरें क्या कहती हैं? नरेंद्र मोदी के आंसू क्या कहते हैं? आडवाणी के आंसू क्या कहते हैं? ये पहला मौका नहीं है जब आडवाणी रोए हैं। इससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी और आडवाणी ने ये कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का प्रस्ताव रखा था और ये कहा था कि इस बार हम सिर्फ संसदीय दल का नेता नहीं, एक प्रधानमंत्री भी चुन रहे थे। उस वक्त भी आडवाणी के आंखों में आंसू थे और मैंने उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने ये कहा था कि मैंने अपना जो बेटन था, मैंने अपना जो सब कुछ था, मैंने अपनी जो मशाल थी आखिरकार अपने उनके हाथ में दे दी है। कमोबेश यही बात नरेंद्र मोदी के साथ भी आती है। आडवाणी बेहद भावुक व्यक्ति हैं, बात बात पर भावुक हो जाते हैं और जब मोदी भावुक हुए, पूरा सेंट्रल हॉल भावुक हुआ, तो आडवाणी का भावुक होना बेहद बेहद स्वाभाविक था। रशीद, आडवाणी का भावुक होना वाकई में स्वाभाविक था, क्योंकि अवधेश जी, आडवाणी जिस वक्त भावुक हुए, जाहिर सी बात है कई दशकों का उनका जनसंघ से लेकर के बीजेपी तक का तमाम इतिहास उनकी आंखों के सामने आ गया होगा। देखिए, आडवाणी को हमने अनेक अवसरों पर उनके आंख से आंसू गिरते हुए देखे हैं। उनकी पुस्तक का विमोचन हो रहा है, जब आप उनकी प्रशंसा करिए तब भी। तो एक बाहर से एक लौह पुरुष हैं, लेकिन मैं ये निजी तौर पर मानता हूं कि अंदर से वो जरूर उनके अंदर एक बहुत संवेदनशील इंसान बसता है। लेकिन जो एक बात टोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा अवधेश जी, उन्होंने एक फिल्म देखी थी तारे जमी पर, और उसके बाद भी वो रो पड़े थे कई बार। नहीं, मैंने कहा हम स्वयं कई बैठकों में ऐसी जगह रहे हैं जहां उनकी प्रशंसा हुई और रोने लगे हैं। मैंने कम से कम 10-12 तो मेरे ध्यान में है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो आंखों में आंसू आई है, देखो उसका इस समय प्रतीकात्मक महत्व है देश की दृष्टि से, क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद पर अब जाने ही वाले हैं। मोदी के बारे में दो बातें कही जा रही थी कि एक कि वो डिक्टेटरशिप व्यक्ति है, उसके अंदर भावना नहीं है, केवल काम से मतलब रखता है और जो चाहेंगे वो करेंगे। तो केवल उसी आंसू से उन्होंने ये दर्शाया है, और मैं इसको नाटक नहीं मान रहा हूं। मुझे लग रहा था कि वो स्वाभाविक स्थिति है कि मेरे अंदर भी एक संवेदनशील इंसान है, मैं भी विनम्र हूं। और उनके भाषण की अंतिम पंक्ति जो थी कि हमारा पार्टी संगठन का पार्टी है, संगठन से बड़ा और संगठन से परे कुछ नहीं है। तो ये भी जो कहा जा रहा था कि वो संगठन से ऊपर उठ गए हैं, सब कुछ एक आदमी के हाथ में चला गया है, तो अपने आंसू से और इस पंक्ति से उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो मेरी छवि बनी है, मैं भी उसके विपरीत एक आम संवेदनशील और संगठन के सिपाही की तरह का ही इंसान हूं। शाइनांसी बीजेपी की नेता भी, एनके सिंह और प्रदीप जी के पास भी आऊंगा। शाइनांसी बीजेपी की नेता हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। शाइनांसी, हमने संसदीय दल की बैठक की भी तस्वीरें देख ली, एनडीए की बैठक को भी देख लिया, और अब सभी को इंतजार इस बात का है कि शपथ ग्रहण की तारीख क्या होगी। लेकिन मेरा सवाल यह होगा, यहां से बीजेपी अपने लिए पहली चुनौती क्या मान रही है? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी कोई बोल वचन नहीं करते हैं। उनका एक विजन प्लान है देश के लिए, और खास तौर से युवा वर्ग जिसने भारी तादाद में हमें एक सत्ता दी है, स्थिर सरकार दी है। और आप देखेंगे तो ये विजन प्लान जो है, बेरोजगारी को कैसे मिटाना या वोकेशनल ट्रेनिंग कैसे बढ़ाना या फिर महिला को सुरक्षा कैसे देना, प्राइस राइज, फूड इन्फ्लेशन, ताकि हर एक भारतीय नागरिक शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो। बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो मैंडेट में सिर्फ लिखित रूप से हमने पेश नहीं किया है। विजन प्लान के लिए मोदी जी ने कल ही सभी सेक्रेटरीज को बुला के उनसे चर्चा की है। वो हर जगह एक्सपर्टीज ले रहे हैं, जहां शासन हो, प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी, सबका योगदान रहेगा, ताकि ये एक्शन प्लान कल ही चालू हो। और मैं मानती हूं कि ये जो फास्ट पेस है और राजनीतिक इच्छा शक्ति है, वो मोदी जी की विशेषता है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये विशेषता के साथ
हम देखेंगे कि 10 साल में जो कांग्रेस की नाकामयाब सरकार न कर पाई, भारतीय जनता पार्टी जरूर 10 महीने में कर दिखाएगी। शायद इनकी प्रायोरिटी क्या होगी, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा अगर त्रस्त है तो महंगाई से। बिल्कुल, लेकिन महंगाई को लेके आप देखेंगे तो इकोनॉमिस्ट इतने हैं जिनको उन्होंने ऑलरेडी कंसल्ट, ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके साथ वो बैठ के उन्होंने पहले देखा है कि पहले रुपया को किस ढंग से स्तर किया जाए, मजबूत किया जाए, उसके साथ साथ फूड इन्फ्लेशन को लेके, कृषि के क्षेत्र में ये जो मिडिल मैन है जहां पैसा व्यस्त बर्बाद हो जाता है, वहां देखें कि वहां प्राइस राइज इन कंट्रोल आ जाएं। पूरे उनके सिस्टम्स और उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है, एक बार आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ये इतना काम देश में जो होना चाहिए था 60 साल में, और अब तक क्यों नहीं हुआ है। 60 साल के बाद जो हम यही चर्चा कर रहे हैं, बिजली, सड़क, पानी, तो हमारे ऊपर एक तमाचा है। प्रगति तो दूर की बात, 60 साल में जो वक्त हमने गुजारा है सिर्फ ये सब्सिडीज और फ्रीबीज देते देते ताकि लोग लाचार हो। हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो ताकि वो सरकार के ऊपर लाचार ना हो या उनके परिवार के ऊपर भी ना हो। ठीक है, शाइना एनसी हमारे साथ में है। एनके सिंह जी, शाइना एनसी ये कह रही थी जब दीपक ने उनसे सवाल पूछा कि भाई महंगाई कैसे दूर होगी, जी, शाइना एनसी ने ये कहा कि इकोनॉमिस्ट और ब्यूरोक्रेट्स वगैरह के साथ में मीटिंग हुई है। मेरा सवाल ये है, क्या महंगाई इकोनॉमिस्ट और ब्यूरोक्रेट्स के जरिए दूर होती है? जी हाँ, महंगाई प्योरली इकोनॉमिक सब्जेक्ट है और वो इकोनॉमिक से ही दूर की जाती है। जहां तक महंगाई का सवाल है, कई महंगाइयां होती हैं जिसका कारण ग्लोबल होता है, लेकिन भारत में जो महंगाई है उसका इंटरनल कारण भी है। लेकिन बड़ी सीधी सी बात है कि जैसे कि भारत में जो महंगाई है वो माल फंक्शनिंग इनएफिशिएंसी की वजह से थी। आप देखें कि इस देश में 62 मिलियन टन अनाज चूहे खा रहे थे और बारिश में सड़ रहा था, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ क्योंकि गोदाम के पास जो कैपेसिटी थी हमारी वो 32 मिलियन टन की थी। तो 62 मिलियन टन देश के कृषि मंत्री ने हाथ खड़े कर दिए। सब कृषि मंत्री नहीं, पूरे के पूरे सिस्टम ने हाथ खड़े कर दिए और चूहे खाते रहे या FCI नुमा चूहे खाते रहे। तो ये इनएफिशिएंसी की प्रॉब्लम थी और डिलीवरी की, वरना गोदाम बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस देश में गोदाम बना के 32 मिलियन की जगह आप 60 मिलियन टन 70 मिलियन टन के लिए गोदाम बनाई, कोई बड़ी बात नहीं थी। आज जो मोदी का भाषण था, अद्भुत भाषण था, इसमें मासेस से कनेक्ट किया और कोई बहुत ही अमानवीय, कोई जो असंवेदनशील ही आदमी होगा जो इसे कहेगा कि मोदी का ये नाटक था। ये अद्भुत एक इमोशनल आदमी, जो अंग्रेजी में एक मुहावरा है, आयरन फिस्ट इन ए वेलवेट ग्लोव, एक मखमल के दस्ताने में लोहे का हाथ। आप देखें उन्होंने बड़ी खूबसूरती से, जहां तक एक तरफ इस व्यक्ति का इमोशनल पार्ट आया, वहीं दूसरी तरफ जो आगे सरकार में आने जा रहे हैं उनके लिए क्लियर मैसेज था कि तुम इस भारत के लिए जियोगे, भारत के लिए मरोगे। ये सरकार गरीबों के लिए जिंदा रहेगी, गरीबों के लिए काम करेगी। तो ये मैसेज बड़ा क्लियर था। मेरे ख्याल से इतना अद्भुत भाषण मैंने अपने जीवन में सुना नहीं था, इतना अपील करने वाला। जी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। दो और बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा निराशावादी नहीं, उन्होंने कहा 19 मई 2019 को आपके सामने खड़े होकर के मैं अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जरूर दूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की कैबिनेट को लेकर के अभी भी बड़ी बहस जारी है। किस तरीके की कैबिनेट होगी, जंबो कैबिनेट होगी या नहीं होगी, इन सभी पर आगे की बातचीत होगी एक ब्रेक के बाद। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को नेता चुनने के बाद एनडीए नेता राष्ट्रपति भवन पहुंचे हुए हैं। लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में एनडीए नेता राष्ट्रपति भवन पहुंचे हुए हैं। शिरोमणि अकाली दल, टीडीपी, शिवसेना, एलजेपी, अपना दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हरियाणा जनहित कांग्रेस, डीएमडीके, पीएमके, एमडीएमके, केएमडी, आईजेके, जनसेना पार्टी, स्वाभिमान पक्ष, आरपीआई, रामदास अठावले, राष्ट्रीय सम्मान पक्ष, केरला कांग्रेस, ये सभी लोग पहुंचे हुए हैं। सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 3:15 बजे नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन। इंडिया न्यूज संवाददाता शिवानी त्यागी मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। शिवानी, एनडीए के कौन कौन से नेता पहुंचे हुए हैं और क्या इन लोगों की राष्ट्रपति से मुलाकात हुई अभी? देखिए राजेश, जो नॉर्मली क्या होता है, गाड़ी को पहले ही रोक दिया जाता है, पर इस बार गाड़ियां सीधे अंदर गई हैं। जो राष्ट्रपति के पति का जो राष्ट्रपति भवन जो है, खास करके वहां पे सीधी सीधी गाड़ियां गई हैं। तो यहाँ पे ये अभी तक सामने आया है कि उद्धव ठाकरे, राजनाथ सिंह और आडवाणी जी पहुंचे हैं अभी फिलहाल। बाकी जो एनडीए के जो घटक दलों के जो अन्य लोग हैं उनका इंतजार हो रहा है। एक एक करके सब यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है,
चलिए, और नरेंद्र मोदी लगभग 3:15 बजे के आसपास यानी 1 घंटे के बाद पहुंचेंगे शिवानी। जी जी, उन्हीं के लिए यहाँ पे एक तरीके से अगर देखा जाए तो अन्य जो एनडीए के जो नेता हैं वो भी यहाँ पे एक एक करके आना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ शिवानी, बहुत संक्षेप में, क्या स्वेरिंग इन की डेट आज फाइनलाइज हो जाएगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज शाम तक ये साफ हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी कब प्रधानमंत्री की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है वो लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवानी, दोबारा मैं जुड़ूंगा आपके साथ। मेरे साथ पैनल मौजूद है, एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया, इसके अलावा 3 वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार, प्रदीप सिंह, एनके सिंह और मेरे सहयोगी मिथिलेश कुमार भी मेरे साथ लाए मौजूद है, और बीजेपी की नेता शाइना एनसी। दीपक, एक बात पूछना चाहूंगा, शाइना एनसी ने भी ये कहा कि कल से बीजेपी का एक्शन प्लान शुरू हो जाएगा। इस एक्शन प्लान के लिए मोदी को अपनी टीम चाहिए, वो टीम जो ड्रीम टीम होनी चाहिए। सुबह मेरी शीतल से बात हो रही थी, शीतल ने कहा कैबिनेट जंबो नहीं होगी। अगर कैबिनेट जंबो नहीं होगी तो किस तरह की इक्विलिब्रियम, किस तरह का बैलेंस होगा? फिर देखिए, बैलेंस तो मोदी बना के चलेंगे, क्योंकि मोदी बिना बैलेंस बनाए चलते नहीं है। मोदी की फितरत में शामिल है। मोदी बहुत हद तक अपनी जो टीम होती है उस पर भरोसा करते हैं। मोदी ने कल ही कई सारे टेक्नोक्रेट को बोला था, ब्यूरोक्रेट को बोला था कि पिछली सरकार की जो कुछ भी गलतियां हुई हैं, जो कुछ भी नाकामियां हुई हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए। यानी मोदी अपना काम शुरू कर चुके हैं। मोदी ने अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया है। मोदी अपने काम की शुरुआत कर चुके हैं। ये अपने आप में संकेत है कि मोदी का काम करने का तरीका किस तरीके का है, मोदी की फंक्शनिंग किस तरीके की है, मोदी किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कैबिनेट हो या ना कैबिनेट हो, मोदी जानते हैं कि किस तरह से अपने ब्यूरोक्रेट से, नौकरशाही से काम लेना है। पिछले 12 सालों से वो लगातार ये करते आ रहे हैं गुजरात के अंदर, और मेरे ख्याल से यही फॉर्मूला वो दिल्ली के अंदर अपनाएंगे। मंत्रियों को तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन उनके साथ जितने टेक्नोक्रेट होंगे, ब्यूरोक्रेट होंगे, उनकी राय पर वो ज्यादा जोर देंगे, उनकी राय को वो साथ लेकर चलेंगे। और महंगाई, बेरोजगारी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर वो काफी सजग और सतर्क रहेंगे। और मेरे ख्याल से इस एक्शन प्लान की शुरुआत उन्होंने कर दी है ऑलरेडी। ठीक है, कैबिनेट पोर्टफोलियो में टेक्नोक्रेट्स को कितनी जगह मिलेगी? प्रदीप सिंह से मेरा ये सवाल होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये पूरा पैनल है, मेरे साथ खास मेहमान शाइना एनसी भी है, मिथिलेश कुमार। ताजा पॉलिटिकल अपडेट यह है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो चुकी है। नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया है। एनडीए की भी बैठक हुई है। नरेंद्र मोदी को, ये रायसीना हिल्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर जाती हुई जो गाड़ियां हैं, ये एनडीए नेताओं की गाड़ियां हैं। फिलहाल अभी लाल कृष्ण आडवाणी वो पहुंचे हुए हैं, उद्धव ठाकरे पहुंचे हुए हैं राष्ट्रपति से मिलने के लिए, और तमाम नेताओं का इंतजार किया जा रहा है। टीडीपी नेता का इंतजार किया जा रहा है, एलजेपी के रामविलास पासवान का इंतजार किया जा रहा है, हरियाणा जनहित कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई भी, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा, तमाम 29 अलाइज हैं। हालांकि ये बात कही भी थी राजनाथ सिंह ने कि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में 24 अलाइज हुआ करते थे, इस वक्त 29 अलाइज हैं। वो एक अलग बात है कि बाकी 28 पार्टियां मिलकर के 52 सीटें ही बना रही हैं, एक अलग बात है। लेकिन हाँ, 29 अलायंस पार्टनर्स हैं, और वो अलायंस पार्टनर्स रायसीना हिल्स का 28 में 52 के साथ शिवसेना को 18, लोजपा 6, बिहार तो लोक समता पार्टी को निकाल दिए। दक्षिण भारत की छोटी 3 पार्टी ले जाती है। दक्षिण भारत की छोटी 25 पार्टी में बाकी जो है 25 पार्टियां हैं। प्रदीप जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे समझने की ये कोशिश कर रहा था कि कैबिनेट में टेक्नोक्रेट्स को कितनी जगह होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कैबिनेट में टेक्नोक्रेट्स की बहुत ज्यादा जगह होगी। अच्छा। उनकी भूमिका सलाहकार के रूप में, टास्क फोर्स के चेयरमैन के रूप में, एडवाइजर के रूप में, इस तरह से उनकी भूमिका निश्चित रूप से होगी। और अभी तक जितनी पिछली सरकारों में होता, उनकी भूमिका सलाहकार के रूप में, टास्क फोर्स के चेयरमैन के रूप में, एडवाइजर के रूप में, इस तरह से उनकी भूमिका निश्चित रूप से होगी। और अभी तक जितनी पिछली सरकारों में होती रही है उससे बहुत ज्यादा होगी। लेकिन आप आज के अवसर को देखिए। आज जो है भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व के पीढ़ी परिवर्तन की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, आज पूरी हो गई। इसके अलावा आप देखिए एक और चीज हुई है। एक जो कंटिन्यूटी चली आ रही थी नेहरूवियन पॉलिटिक्स की, वाजपेयी को एक तरह से उसका विस्तार माना जाता था। वाजपेयी पर बहुत असर था नेहरू का। आज उससे नाता टूट जाएगा। नरेंद्र मोदी का उस राजनीति में, उस राजनीतिक परंपरा में उस तरह का यकीन नहीं है। तो पूरे देश में देश की राजनीति बदलने जा रही है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। देश भर में नए पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होंगे, उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। और दूसरा जो नरेंद्र मोदी
दूसरी बार आज शायद बोले हैं कि वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो आजादी के बाद पैदा हुए। एक दिन और बोला, उस पीढ़ी से भी नाता जो है टूट रहा है। आज देखिए कि बीजेपी में संसदीय दल की बैठक में कम से कम 2 नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ऐसे थे जो जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में। उस समय जब जनसंघ शुरू हुआ था शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन उनकी पार्टी स्पष्ट बहुमत से सत्ता में आएगी। पहली बार देश में 66 साल में एक दक्षिणपंथी पार्टी। आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, बस 15 सेकंड में ये तस्वीरें मैं डिस्क्राइब कर दूं। राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हैं, एनडीए के नेता जो हैं वो मिलने के लिए गए हैं राष्ट्रपति से, और जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि लालकृष्ण आडवाणी पहुंच चुके हैं, उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं और एक के बाद एक नेताओं का आना जारी है, आने का ये सिलसिला जारी है। राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, रायसीना हिल्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। दूसरी चीज देखिए, आज नरेंद्र मोदी का पूरा आचरण और उनका भाषण, जब वो संसद पहुंचे, संसद भवन की सीढ़ियों को जिस तरह से उन्होंने सर टिकाकर नमन किया, जो लोग अभी तक उनको हिटलर से उनकी तुलना, मुसोलिनी से उनकी तुलना कर रहे थे, उनको डिक्टेटर मान रहे थे, उनको एक संदेश है कि हमारा जनतंत्र में पूरा भरोसा है, जनतांत्रिक तरीके से चुनकर आए हैं और जनतंत्र को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात इंक्लूसिवनेस की उन्होंने की, जो चुनाव के दौरान भी कई बार उन्होंने कहा, खुलकर कहा, जैसे पटना की मीटिंग में उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान तय कर लें कि उन्हें आपस में लड़ना है या गरीबी से लड़ना है। आज उन्होंने कहा कि पिछली कड़वाहट को भूल जाइए, निराशा के भाव से आगे नहीं बढ़ सकते, उम्मीद के भाव से ही आगे बढ़ सकते हैं और तभी हम देश का निर्माण कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। तो एक कंसिलिएटरी नोट देखिए, इस देश में केंद्रीय राजनीति और खासतौर से प्रधानमंत्री बनने वाला शख्स ऐसा नहीं हो सकता जो केवल किसी एक वर्ग का प्रतिनिधि हो, जो सबको साथ लेकर न चल सके। तो नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण से यह संकेत दिया है कि वो सबको उन्होंने कहा सबका विकास तो सरकार कर सकती है, लेकिन सबका साथ भी चाहिए। तो बड़ा स्पष्ट सभी समुदाय, जाति, वर्ग, क्षेत्र के लोगों को दिया है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसी को उन्होंने एक्सटेंड किया एलाइज के बारे में, लेकिन कि आपकी उतनी ही भूमिका है, ये उतनी ही आपकी सरकार है जितनी बीजेपी की है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज अपने 2 रूप दिखाए। एक तरफ उन्होंने ये भी दिखाया कि हाँ, स्टेट्समैन की तरह जब मुझे राज करना होता है, जब मुझे शासन करना होता है, जब मुझे पॉलिसी डिसीजंस करने होते हैं, तब मैं टफ हूं, लेकिन वक्त आने पर जहां पर भावनाओं के क्षण होते हैं वहां पर मैं भावुक भी हो जाता हूं। रो पड़े थे मोदी, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी की किस बात से रोए थे मोदी, ये देखिए आप। मैं मानता हूं कि ऐसे ऐतिहासिक प्रसंगों के द्वारा गुजरना ये भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की कृपा है कि उन्होंने हमको इसके द्वारा गुजरने का ये अवसर दिया है। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता, बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। कृपा तो पार्टी ने की है कि इस मां की सेवा करने का मुझे अवसर दिया है। दीपक, पिछले 12 सालों में नरेंद्र मोदी को हमने पॉलिटिकल मैनेजर के तौर पे देखा है, गुजरात के सीएम के तौर पे देखा है, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन, पीएम इन वेटिंग, इन सब के तौर पर देखा, लेकिन आज जब आंसू बहे तो ये फेस क्या था? देखिए, नरेंद्र मोदी का इस तरह से आंसू निकालना, मैं इसको बहुत ढंग से ये तो नहीं कहूंगा कि ये बहुत हद तक
स्क्रिप्टेड था, प्रायोजित था, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनको स्पीच के अंदर एजेंडा सेट करना है, उनको भावना के हर रंग को इसके अंदर उड़ेलना है, उनको ये स्थापित करना है कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं और उन्हें किस तरीके से गलत समझा जाता है। वो ये जताना चाहते थे कि उनके व्यक्तित्व में वो हर पहलू है जो एक इंसान में होता है, उनमें करुणा है, उनमें दया है, उनमें उनके अंदर जिसको कहते हैं कि इमोशंस हैं, और वो इमोशंस हैं जो उनकी आंखों में आंसू ला सकते हैं। नरेंद्र मोदी को पता है कि ये वो स्पीच है जिसको पूरा देश बिल्कुल सर आंखों पर बैठकर देख रहा है। वो जानते हैं कि इसका सीधा प्रसारण हो रहा है। वो एजेंडे सेट करने वाली ये स्पीच दे रहे हैं और साथ ही साथ देश को ये संदेश दे रहे हैं कि 125 करोड़ देशवासियों के लिए आखिरकार वो करना क्या चाहते हैं। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी ने जब इस स्पीच के बारे में सोचा होगा, वो बहुत सोचते हैं अपनी स्पीचेस के बारे में, वो बहुत सोचते हैं कि उनको किस जगहों पर क्या कहना चाहिए, वो बहुत सोचते हैं कि उनके शब्दों का चयन किस तरीके से होना चाहिए। लिहाजा लालकृष्ण आडवाणी ने उनको एक मौका दिया कृपा शब्द कहकर, और उन्होंने यहां पर साफ करने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी पार्टी से कभी बड़े नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है, एक बार नहीं कहा, पिछले 12 सालों में मेरे 2-3 इंटरव्यूज में उन्होंने कई बार कहा है कि बेटा मां से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन उनको लगा कि कृपा शब्द के बाद उनको ये मौका मिला है कि वो एक बार फिर से इस बात को एम्फेसाइज करें कि बेटा मां से बड़ा नहीं हो सकता, और यही बात उन्होंने एम्फेसाइज करने की कोशिश करके ये एजेंडा सेट करने की कोशिश की है कि उनके बारे में जो कहा जाता है कि वो तानाशाह है, वो ऑटोक्रेटिक है, वो अपने हिसाब से चलते हैं, वो बीजेपी के संगठन को दरकिनार कर देते हैं, वो आरएसएस को दरकिनार कर देते हैं, वो अपने सहयोगियों को दरकिनार कर देते हैं। तो यहां पर उन्होंने स्पष्ट संकेत देने की कोशिश की है कि वो जो करेंगे संगठन के साथ मिलकर करेंगे और बीजेपी उनकी मां है। तो मेरे ख्याल से ये भी उनकी एक बहुत सोची समझी रणनीति है कि उनको क्या यहां पर कहना है और किस ढंग से अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, और वही उन्होंने यहां पर किया है। जी, एक बार मिथिलेश कुमार के पास में चलते हैं, और मिथिलेश कुमार अच्छा नहीं है मेरे पास साथ में, क्योंकि हम समझने की ये भी कोशिश कर रहे हैं। एनके सिंह सर कुछ कहना जी। रोशन, मुझे लगता है कि दीपक बहुत दिनों से नरेंद्र मोदी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, चूंकि हम दोनों बीजेपी काफी दिन से कवर कर रहे हैं। पर पहली बार मुझे लग रहा है कि दीपक कोई कैलकुलेटेड इमोशन में रोता नहीं है, और अगर वो रोता है तो बंबई फिल्म वर्ल्ड में होना चाहिए था। ये जो इमोशन था, हो सकता है कि कृपा एक ओकेजन आया हो, इमोशन से भरे भाषण में उनके इमोशन का कंटेंट आप याद करिए, कोई मशीनी दिमाग ही होगा जो अपने भाषण में गंगा आरती पे कहे कि जो बिना मांगे परोस दे वो मां होती है। इस तरह के भाषण इमोशनल अटैच कनेक्ट करते हैं इमोशनली, नरेंद्र मोदी की खूबसूरती हो सकती है। लेकिन आज वाला जो था, जिसमें कि अचानक कोई रोने लगता है और वही नहीं रोकता, मान लीजिए उनको तो आप मान लेंगे, फिर रविशंकर क्यों रोते हैं? तो एक इमोशनली चार्ज एटमॉस्फेयर मोदी ने क्रिएट किया, और वो इसलिए किया कि अचानक एक आया, क्योंकि अभिभूत हैं वो, ये बात सही है, हो गया अभिभूत है वो कि पार्टी ने किया नहीं कह रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं हो गया। हाँ, हो गया। मुझे 2004 के उस सेंट्रल हॉल की याद आ गई, जिस सेंट्रल हॉल के अंदर सोनिया गांधी ने अपने पद को त्यागा था, और उसके बाद वहां जो हाहाकार मचा था, वहां पर जो रोना मचा था, वहां पर जो चीखना मचा था, वहां पर जो चिल्लाना मचा था, उससे ठीक कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इमोशंस के मामले में ये कहा जा सकता है कि आंसू यहाँ पर आइडेंटिकल थे, दोनों नहीं, उनमें आंसू यहाँ पर भी निकल पड़े, आंसू यहाँ पर भी निकल पड़े। लेकिन देखिए, और आंसू निकले एक भाषण से अपने ऐसे बहुत से लोगों को अपना समर्थक बना लिया होगा जो उनको स्वीकार करने में हिचकिचा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। आज उनके पूरे भाषण में कोई नेगेटिव बात नहीं है, एक इमोशनल किसी के लिए बुरी बात नहीं है। नहीं, राष्ट्र तो ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री उन्होंने नेता से स्टेट्समैन होने का एक संकेत दिया है। बन गए हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रदीप जी, अगर वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो अब उनको न तो निगेटिव कहने की जरूरत है, न निगेटिव सुनने की जरूरत है, न निगेटिव देखने की जरूरत है, क्योंकि उनका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और मोदी एक क्लियर विजन के व्यक्ति माने जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम ये बात उन लोगों को कह रहे हैं जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का सब नकली है, उनके लिए कह रहे हैं। देखिए, जो मानते हैं कि इनका जो स्वभाव है कभी बदल नहीं सकता, ये बहुत डिवाइसिव आदमी है,
ये डिक्टेटर है, जनतंत्र को खत्म कर देगा। एक चीज मुझे आज लगता है के कि अपने शायद आचरण नए से और पहलू भाषण से ऐसा कोई संकेत नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया, मेरे ख्याल बल्कि से इसके उल्टा संकेत नए पहलू अब निकल के आएंगे। अब ये देखना होगा कि क्या सत्ता की संस्कृति भी इतनी ही भावुक और संवेदनशील होती है कि नहीं होती। देखिए, मूल बात यहां आ जाती है कि जब आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या आप भी उन्हीं तामझाम और जकरण में बंद हो जाते हैं। अटल जी का हम लोगों ने देखा, धीरे धीरे कैसे कार्यकर्ताओं से मिलना उनका लगभग खत्म हो गया था प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो मूल बात नरेंद्र मोदी को 2019 में रिपोर्ट कार्ड देना है, लेकिन ये रिपोर्ट कार्ड देना है, लेकिन हम लोग इसलिए अगर ऐसा करेंगे तो वो रिपोर्ट कार्ड देने के स्थिति में ब्रेक लीजिए, फिर मैं इसको स्पष्ट करूंगा। मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन अवधेश कुमार ने एक नई तरीके की बहस छेड़ी है। नई तरीके की बहस ये कि जनता से आइसोलेटेड होकर के सत्ता की जो संस्कृति तैयार होती है, वो संस्कृति कई बार आपको जनता से दूर कर देती है, और दूर कर देती है तो सालों के लिए, कई बार दशकों के लिए दूर कर देती है। क्या ऐसा होने का डर है? एक ब्रेक के बाद। प्रदीप जी, आपने एक बात कही कि देश नेहरूवियन एरा या नेहरूवियन पॉलिटिक्स से नाता देश का टूटने जा रहा है और एक नई तरीके की पॉलिटिकल अलाइनमेंट होगी। जो भी पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होगी नई तरीके की, वो उसका आधार क्या होगा? कम्युनल होगा, सोशल होगा, या जेन्युइनली पॉलिटिकल होगा? देखिए, इंक्लूसिव होगा। कोई इस देश को चला बढ़ा नहीं सकता अगर वो इंक्लूसिव नहीं होगा। वो चाहे समाज के स्तर पर आप देखें, चाहे आर्थिक स्तर पर देखें, इंक्लूसिव होना ये उसका कोई विकल्प नहीं है। वो इच्छा हो न हो मजबूरी है। वही एक रास्ता है जो आगे ले जा सकता है। तो ये तय करना पड़ेगा जो आज सत्ता में अब आने जा रहे हैं कि उनको आगे बढ़ना है या वहीं रहना है। अवधेश जी, जिस सत्ता संस्कृति की आप बात कर रहे थे, जिसमें जनता से आइसोलेशन हो जाता है, जनता से कटना हो जाता है, मोदी को लेकर के ये डर आपके दिल में क्यों आया? नहीं, केवल मोदी को लेके नहीं है। देखो, भारत की जो बिल्कुल ये सत्ता संस्कृति है, ये कहने के लिए तो लोकतंत्र रह गया है, लेकिन आप साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक कहीं चले जाइए तो वहां लगता ही नहीं कि हमारे देश में लोकतंत्र है। अगर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि गरीबों शोषितों का इसके लिए सरकार है, विकास को जन आंदोलन बनाना है, और उन्होंने भाषण में ये भी कहा कि दीनदयाल जी के अंत्योदय को लाना है, तो वो इस सरकारी जकरबंदी से बाहर आने पर ही हो सकता है। मेरा मानना है कि संसदीय लोकतंत्र में सही लोकतंत्र तभी आएगा जब राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सरकार के विकास नीतियों में, उसके निर्माण में, उसके क्रियान्वयन में और नेताओं तक अपनी बात पहुंचने में अधिक से अधिक भागीदारी हो, आम आदमी सरकार तक पहुंच सके। तो ये स्थिति अगर संस्कृति की नहीं बनती है, एक बात तस्वीरें में पहुंच सके और सरकार आम आदमी तक पहुंच सके, तो वो भय है। क्योंकि हमारे यहाँ कई बार मैं कहता हूँ राशि कि अंग्रेज तो चले, मुझे लगता है कि हमारे जो सचिवालय है उसमें अंग्रेजों का भूत बैठा हुआ है। एक से एक क्रांतिकारी जाता है और वहाँ सत्ता का जो बना हुआ यथा स्थितिवाद का परिचायक हो जाता है, उसी को पोषित करने लगता है। ठीक आप कह रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने से ही चीजें बदलती हुई। सेंट्रल हॉल के पंखे देख रहा था मैं, वो बिल्कुल अंग्रेजों के जमाने वाले ही पंखे मुझे नजर आ रहे थे।